देखती आंखों और सुनते कानों को इकबाल भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। सात रंग प्रोग्राम में वेलकम आपका, जो कि वीकली प्रोग्राम है। आप देखते हैं और फीडबैक ज़रूर दिया है कि अगर आपने इसमें हिस्सा लेना है या अपने बिज़नेस प्रमोट करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए टेलीफोन नंबर और ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे जो कि इलेक्शन के हवाले से, जो कि प्रोविंशियल इलेक्शन हो रहे हैं। उस मेरे दोस्त दो बहुत ही नॉलेज रखते हैं, उनमें उनको बुलाया है, आपसे बातचीत करेंगे जो इरफान बाबा जी के नाम से और जनाब अरशद महमूद साहब जो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपका, दोनों का बहुत कीमती वक्त आपने निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आपने बुलाया भट्टी साहब, आप की बहुत नवाजिश, बहुत मेहरबानी। आप गाहे बगाहे हमें याद करते रहते हैं और हमें खुशी होती है आपके शो पे आके। ख़ासकर अरशद साहब आपका शुक्रिया कि आप छुट्टियों से वापस आए हैं सुबह ही आज अर्ली। जी बिल्कुल, लेकिन चूँकि आपकी कॉल आई तो जाहिर है कि हम ना तो नहीं कर सकते थे, आपसे देरीना ताल्लुक़ है। आप पहले रिजोर्ट में थे, उसके बाद पाकिस्तान में मेरा ख्याल गए हुए थे। नहीं, पाकिस्तान अभी जाना नहीं हुआ। पाकिस्तान इंशाल्लाह बाद में प्रोग्राम है जाने का, लेकिन इस वक्त अभी प्रोग्राम नहीं है पाकिस्तान। छुट्टियाँ कैसी रही आपकी? छुट्टियाँ बहुत अच्छी रही। देखें, छुट्टियों से तो वापस आने को किसी का जी नहीं चाहता, लेकिन जब आप रिजोर्ट में जाए कि स्नो नहीं है, वहाँ पे सर्दी नहीं है, तो डिफरेंट हो जाता है। सर्दी तो नहीं है लेकिन गर्मी थी अलबत्ता, और गर्मी बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वो जो विटामिन डी हम यहाँ पे मिस कर रहे होते हैं कनाडा में, सूरज के ना निकलने की वजह से पूरा एक हफ्ता 10 दिन सूरज जब नहीं निकला था, तो वो जो एक डिप्रेशन का माहौल तारी हो जाता है, उससे निजात मिल जाती है। इंसान दोबारा से ताज़ा दम हो जाता है, आपको विटामिन डी मिल जाता है और आप एक दोबारा से फ्रेश होके ताज़ा दम होके कनाडा की सर्दी का मुकाबला करने के लिए आ जाते हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है। नाज़रीन, अरशद साहब को आप जानते हैं, बहुत ही अच्छे एक्टिविस्ट भी कम्युनिटी में, बहुत अरसे से मोज़ैक प्रोग्राम जो कि सेलिब्रेशन स्क्वायर में करवाते हैं, उसके हवाले से बताएं कि नेक्स्ट प्रोग्राम कब होना है, इससे पहले कि हम पॉलिटिकल क्वेश्चंस की तरफ जाएं। हाँ जी ज़रूर। मोज़ेक इंशाल्लाह इस साल अगस्त 1 और 2 को हो रहा है सेलिब्रेशन स्क्वायर मिसिसागा में। लॉन्ग वीकेंड मेरा ख्याल। जी, फैमिली डे वीकेंड बनता है और मैं सबसे कहूँगा कि ज़रूर mozaicfest.com पे हमें चेक कीजिए, हमारे हालात से अपडेट रखिए अपने आप को और ज़रूर आइए। आप प्लेजेंटली इंजॉय करेंगे मोज़ेक फेस्टिवल को हमेशा की तरह। ये हमारी 20वीं सालगिरह है, मोज़ेक का ये 20वां साल है माशाल्लाह। और हम एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम जो है वो तश्कील दे रहे हैं इस काम के लिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के फ़नकार, उसके अलावा कनाडा के फ़नकारों को, जो हमारे लोकल हमारा विरसा है यहाँ का कल्चर का, हम उन लोगों को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो आपको मज़ा आएगा जैसा कि हर साल आता है। मेरा आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है अर्शद साहब। अब प्रमोटर्स में आते हैं बहुत सारे, यहाँ पे साल में एक ही प्रोग्राम करवाते हैं, कि और प्रोग्राम करवाने का क्यों नहीं सोचा आपने? साहब इसलिए कि हम प्रमोटर नहीं हैं। मोज़ेक हमारे लिए इज़ नॉट द एंड, मोज़ेक इज़ अ मीन्स। मोज़ेक हमारे कल्चर से और सकाफ़त से यहाँ के लोगों को रुशनास करने का एक तरीक़ा है, एक ज़रिया है। मोज़ेक हमारा पर्पस नहीं है। मोज़ेक में हम सब लोग मिलकर एंजॉय करते हैं, देखते हैं कि हमारे जिन मुल्कों से हम आए हैं उनकी सकाफ़त, उनकी तहज़ीब, जो कि हज़ारों 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 साल पुरानी है, उसको हम किस तरीके से इस दुनिया में मुतारिफ़ करा सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं कि क्वालिटी क्या होती है। हमेशा ए लिस्ट आर्टिस्ट आते हैं, लोकल आर्टिस्ट को भी हम मौका देते हैं, लेकिन हम प्रोमोटर्स नहीं हैं। प्रोमोटर्स तो वो लोग हैं जो कॉन्सर्ट्स करते रहते हैं और फ़न को तरक्की देते रहते हैं। हम तो सिर्फ अपने कल्चर के लिए काम कर रहे हैं, प्रोमोटर्स में हम नहीं आते। हम भी इतने बड़े अचीवमेंट एक बहुत बड़ी और भी है नाज़रीन, बता दूं आपको कि लोकल आर्टिस्ट को भी ये बहुत प्रमोट करते हैं उस प्रोग्राम्स में। जी बिल्कुल, हमारा उसमें मोटिव होता है जी, मोटो होता है हमारा कनाडा फ़र्स्ट और कैनेडियन फ़र्स्ट। सबसे पहले हम अपने घर वालों पे तवज्जो देते हैं, उसके बाद पड़ोसियों पे तवज्जो देते हैं। बाबा जी सर, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, बड़ी मेहरबानी भट्टी साहब, माशाल्लाह आपने प्रोग्राम बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा प्रोग्राम करते हैं और आगा जी को आपने बुलाया। ये तो मेरे दोस्त आगा जी से मैं डरता हूँ कि वो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, तो इसलिए ज़रा क्वेश्चन भी इसी तरह करते हैं। लेकिन आगा जी से डरने की वाली बात ही को, आगा जी वो अपनी पढ़ाई लिखाई का रोब नहीं डालते बल्कि एजुकेशन देते हैं और अगले बंदे को भी इस काबिल कर देते हैं कि वो भी कोई अच्छी बात कर सके। सो आगा जी इज़ आवर मेंटर ऑल्सो। और एक चीज़ में ये बैच मेट है मेरे की, 40 साल शादी को हो गए, मेरी भी 40 साल हो गए। माशाल्लाह सर, आगा जी बड़ी इस बारी फिर सेलिब्रेशन फिर जी इंशाल्लाह बहुत धूमधाम के साथ सेलिब्रेशन होगी 1 अगस्त और धूमधाम के साथ। 1 अगस्त को तो 20वीं सालगिरह है फेस्टिवल की। जी जी। लेकिन हमारी शादी की 40वीं सालगिरह जो है वो अक्टूबर में आ रही है इंशाल्लाह। तो हम इनके भट्टी साहब के साथ साथ ही चल रहे हैं, लेकिन कुछ महीना जूनियर हैं इनसे। कुछ महीने जूनियर। बाबा जी आप बताएं कि रियल से साथ साथ कम्युनिटी वर्क जो हो रहा है आजकल, खासकर इलेक्शन के हवाले से कुछ। जी जी भट्टी साहब, इस वक्त
जो कम्युनिटी की जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीबोगरीब तशवीशनाक सी है। मेरी अपनी ओपिनियन है, अगरचे आगा जी यहाँ बैठे हैं और मेरा बोलना नहीं बनता, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी अपनी ओपिनियन ज़रूर दूंगा आप दोनों की मौजूदगी में कि देखिए, अब इस वक्त लिबरल पार्टी ने तकरीबन 8 या 9 कैंडिडेट्स को टिकट दिए, बल्कि जिसने मांगा उसको टिकट दे दिया। ठीक है जी। अब ये आप मजबूरी समझ लें या कैंडिडेट्स की नॉन अवेलेबिलिटी या दूसरी कम्युनिटीज़ का इंटरेस्ट ना लेना, या कोई बंदा तैयार नहीं है लिबरल के प्लेटफॉर्म से, इस तरह की कोई सूरत हाल बता रहे हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि अभी भी आप देखेंगे तो हमारी कम्युनिटी जो है अपने यंगस्टर्स को प्रमोट नहीं कर रही सर। इस सारी लॉट में अगर आप देखें तो जिस तरह कैसर डार इज़ ए न्यू पर्सन, समीरा मलिक पहले भी इलेक्शन लड़ चुकी हैं, वो यंगस्टर्स में है। वो यंगस्टर्स में है, इब्राहिम दानियाल, मदर शफीक और भी बहुत सारे नाम जो हैं, ये सब पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि या तो हमें आदत नहीं रही अपने यंगस्टर को प्रमोट करने की, या फिर हम अपने आप से खौफज़दा हैं कि अगर यंगस्टर्स ऊपर आ गए तो मेरा क्या बनेगा। तो ये अजीब गरीब अगर जी आप बताएं कि यंगस्टर जो हमारे हैं माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, हाई स्टैंडर्ड जॉब्स भी करते हैं, कि ये पॉलिटिकल तरफ क्यों नहीं आते? क्या हम उनको एजुकेट नहीं कर रहे हैं या वो चाहते नहीं हैं? नहीं भट्टी साहब, हमें असल में सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि सियासत होती क्या है, किस चिड़िया का नाम है। जब तक हम ये डिफ़ाइन नहीं करेंगे कि इलेक्शन का मतलब क्या है और इलेक्शन करता क्या है और सियासत होती क्या है, क्या यंगस्टर उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं? नहीं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी उसमें आपसे तफसील से बात कर सकता हूँ। और वो इस तरह से है भट्टी साहब कि सियासत में आप एक सियासतदान को अपने रहनुमा के तौर पे नहीं, अपने नुमाइंदे के तौर पे मुंतखब करते हैं। तो मुआशरे के लोगों की उमंगों का तर्जुमान एक सियासतदान होता है, हम उसे बना देते हैं लीडर। सियासतदान लीडर नहीं होता। कोई नज़रियाती कशमकश नहीं हो रही है यहाँ पे कोई नज़रिया या कोई नैरेटिव इन प्ले नहीं है। यहाँ पे एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में इदारे होते हैं जैसे कि लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर को चलाने वाला सियासतदान होता है। सियासतदान का काम होता है कि आपका वोट ले, मेरा वोट ले, मलिक साहब का वोट ले, उसके बाद मुकन्नना में लेजिस्लेचर में जाके, जो यहाँ की प्रोविंशियल असम्बली है जिसकी हम बात कर रहे हैं 27 फरवरी के इलेक्शन के ज़मन में, वहाँ पे जाके कानून साजी करे। सेल्फियाँ खींचने को सियासत नहीं कहते, जाके बैठ जाना तालियां बजाना को सियासत नहीं कहते। हमें वो लोग चाहिए होते हैं जो सियासत में जाके हमारी उमंगों को रिप्रेजेंट करें, कानून साजी करें। जो शख्स कानून साजी नहीं करता, आप उसे वोट दे के अगर असेंबली में भेज रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और आप बड़े अरसे से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते रहे हैं। आता है कि जब हम ये कहते हैं, बाबा जी आप इसको सुनिएगा, कि किसी वक्त हम कहते हैं या हमारे कोई लोग कहते हैं कि हमारा कम्युनिटी का ये मेंबर खड़ा है, इसको वोट दे दो, आंखें बंद करके इसको वोट दे दो। क्या वो सही है? आपकी बात से में निकला कि नॉलेज होना चाहिए। देखिए, अगर कम्युनिटी आपसे कहे कि ये सामने कुआं है, इसमें छलांग मार दो, तो आपको छलांग नहीं मारनी। अपना दिमाग इस्तेमाल करें ना। खुदा ने एक सलाहियत दी है सोचने समझने की। पहले इस चीज़ को सोचे समझें। आप 4 रुपए की चीज़ खरीदने जाते हैं सौदा बाज़ार में, आप 10 दफ़ा भावताव करते हैं। एग्जैक्टली यही कह सकते हैं ना कि जो आदमी खड़ा है एक इलेक्शन में, पहले उसको रीड करें कि उसने क्या किया हुआ है। एग्जैक्टली, ये मकसद है कहने का। भाई ये तो बताएं आपने किया क्या? कम्युनिटी का मोहसिन, कम्युनिटी का फलां, कम्युनिटी का, भाई क्यों, किस लिए? वॉलंटियर वर्क कितना किया है, कम्युनिटी में काम कितना किया है, उसे समझ किस चीज़ की है, एजुकेट कितना किया अपने आप को। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कनाडा के ज़मन में या ओंटारियो के ज़मन में जब हम लोगों की ज़ाती काबिलियत की बात कर रहे हैं ना, तो वो एक तरह से बेमकसद और फजूल हो जाती है। उसकी मसला क्या है? मसला यह है कि यहाँ पे सियासत है पार्टियों की, मंशूर है पार्टियों का। आप भट्टी साहब को इलेक्ट करें, आप अरशद महमूद को इलेक्ट करें, या मलिक साहब को इलेक्ट करें, हम तीनों ने उसी पार्टी के एजेंडा के अंदर रह के काम करना है। तो पहले तो आप पार्टी को देखिए, पार्टी को देखें कि पार्टी का मंशूर क्या है। जब मंशूर समझ में आ जाए तो फिर वोट दीजिए। लेकिन जब मंशूर ही आपका कहता है कि हमने प्राइवेटाइज करना है हेल्थ सिस्टम को, तो फिर आप शरीफ से बाबी को वोट दें या अरशद महमूद को वोट दें, फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीसी ने तो कहना है कि हमने तो करना है। डग फोर्ड ने अगर टनल बनानी है 401 की या 407 के नीचे, तो वो तो बनानी है। आप उसमें खलीद रशीद को इलेक्ट करें या आप उसमें शरीफ से बाबी को इलेक्ट, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो आप पहले सबसे मंशूर को देखें, आप सियासतदान से ये पूछें किस मंशूर को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे समझें, और अगर आप उससे इत्तेफाक करते हैं तो ज़रूर वोट दें, अगर इत्तेफाक नहीं करते तो कहिए कि भाई इसको बदलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि पाकिस्तानी जो हैं पहले से कम इलेक्शन में आ रहे हैं, क्या वजह है? सर जी, आगा जी ने बहुत खूबसूरत बातें की, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा ही करूँगा कि और आपके सवाल का जवाब दूंगा। कम इसलिए आ रहे हैं सर कि इलेक्शन भी एक कैरियर है सर। अगर आप दूसरी कम्युनिटीज़ के पॉलिटिशियन देखें ना तो वो एक कैरियर बना के आते हैं। वो 5-7 साल पहले पार्टी में लगाते हैं, फिर उसके बाद वो काउंसलर की तरफ जाते हैं, या नहीं भी जाते तो पार्टियों में काम करते हैं। वो हमारे तो कम्युनिटी का मसला ये है कि मैं रातों रात मेरे 10 वाकफ बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा जी सुबह आपने इलेक्शन लड़ना, मैं कहूँगा जी मैं तो एमपी भी बन गया हूँ, या फिर अपना बिजनेस प्रमोट करने के और लिए, या अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए। खैर अब तो वो थोड़ा सा रिवाज ख़त्म हो रहा है कि पहले तो तमाम ही रियल इस्टेट एजेंट से, मुझे याद है मरहूम राजती साहब ने एक बार ही फरमाया था कि क्या इलेक्शन लड़ने के लिए रियल इस्टेट एजेंट का लाइसेंस होना ज़रूरी है? तो अब बात यह है कि तो उनकी इलेक्शन पे निगाह कम थी, लेकिन अपने आप को करना ज़्यादा था। सबसे बड़ी बात ये होती थी कि हमारे एक रिवाज और भी है कि जब आप इलेक्शन में एक बार हिस्सा ले लेते हैं ना, आपको 250 वोट पड़े या 2500 पड़े या 200, 400, 500 पड़े, बाद में जो फंक्शन होते हैं ना उस पर वो जो अनाउंसमेंट बड़ी प्यारी लगती है कि आओ जी मलिक इरफान साहब आ रहे हैं, ये भी उम्मीदवार हैं सियासत के, तो मुझे अगली सीट पे जगह मिल जाती है। एक ये भी बात थी। तीसरी बात ये थी कि पीछे मैंने अपने गांव में, अपने लाहौर शहर में भी बताना होता है कि जी मैं इधर एमपीए का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, वहाँ तो मेरी औकात नहीं है एमपीए का इलेक्शन लड़ने की। तो ये सारी चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होंगी और मुस्बत अंदाज में पार्टियों के अंदर हम पेनिट्रेट नहीं करेंगे। आपको याद होगा पटी साहब और आगा जी, आपको याद होगा कि एक ज़माने में अगर कोई पाकिस्तानी कहता था ना मैं पीसी में हूँ, तो हम समझते थे ये काफिर हो गया, इसको कलमा दोबारा पढ़ाओ, इसको लिबरल में लेके आओ। हालांकि मलिक साहब मैं आपकी बात कथा कलामी कर रहा हूँ और माजरत चाहता हूँ करने की, लेकिन ये ज़रूरी है कहना, आपने बहुत अच्छी बात की है। अगर आप किसी भी हमारे पाकिस्तानी से, ज़्यादातर लोगों से पूछें जिनसे हम वोट की तवक्को करते हैं कि पीसी में और लिबरल में फ़र्क क्या है इनके मंशूर में, तो शायद कोई बता नहीं सकेगा। उसकी वजह यह है कि पीसी और लिबरल के मंशूर में कोई फ़र्क नहीं है। ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ पे सियासत पनप नहीं सकी, जहाँ पे सिर्फ ख़ानदानी और मरूसी सियासत चलती रही है, कि जहाँ पे मौत और ज़िंदगी के फ़ैसले होते हैं इलेक्शन लड़ना। यहाँ पे तो एक सिंपल सी चीज़ है, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनका मंशूर पढ़ लीजिए। अगर उनका मंशूर आप पढ़ेंगे तो पीसी भी प्रोविंस को इम्प्रूव करना चाहती है, लिबरल भी इम्प्रूव करना चाहती है, एनडीपी भी इम्प्रूव करना चाहती है, ग्रीन पार्टी भी इम्प्रूव करना चाहती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि रास्ते और पॉलिसी और उनकी स्ट्रैटेजी जुदा जुदा है। असल मकसद, डेस्टिनेशन सबकी एक है। मैं उसी बात पे आता हूँ क्योंकि टाइम भी हमारे पास थोड़ा कम है। आप दोनों से पूछेंगे कि इस वक्त इलेक्शन जो हो रहे हैं प्रोविंस के, क्या इलेक्शन अभी ज़रूरी था? क्योंकि ऑलमोस्ट 18 मंथ्स बाकी थे। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा और वैलिड सवाल है आपका। मैं समझ $190 बिलियन कास्ट आएगा इसमें। मैं खैर $190 मिलियन की कॉस्ट तो जब भी कराते तब भी इतनी ही आती, तो कॉस्ट मेरा इस वक्त जहन में नहीं है। लेकिन ये डग फोर्ड की एक सियासी मूव है जिसमें उन्होंने इस मोहरे को आगे किया है कि पहले इलेक्शन करा लें ताकि लिबरल की जो लीडर हैं, जो प्रीमियर बनने का ख्वाब देख रही हैं, ये जो बनना क्या चाहती उनके हैं, जहन में ये था कि 1.5 जो लिमिट है, उसके बाद ये इनकी जो प्राइवेसी हो या इनकी जो लीडरशिप है वो ख़तरे में होगी? नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ कि वो बॉनी क्रॉम्बी के इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए उन्होंने किया कि जितना कम टाइम उन्हें मिलेगा उतने कम टाइम में वो उतने ही कम फॉलोअर्स बना सकती हैं, इसलिए डग हम फोर्ड लोग मिसागा में रहते हैं, आप बानी के बहुत करीब हैं। बानी क्रॉम्बी ने क्या ये सही फ़ैसला लिया था कि मिसागा के मेयर की जॉब छोड़ के तो प्रीमियर की नौकरी पे चली जाए? मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त फैसला था। अगर देखें बॉनी क्रॉम्बी, शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट वूमेन, बहुत ज़हीन खातून है और बड़ी एग्रेसिव खातून है और बड़ी क्रिस्मेटिक खातून है। ये आगा जी ने अभी बड़ी दुरुस्त बात की कि डग फोर्ड अगर उनको 1.5 साल मिल जाता, भट्टी साहब, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि वो सूरत हाल ना होती जो आज मुख्तलिफ पोल्स शो कर रहे हैं। 4% का फ़र्क है, 5% का फ़र्क है, 3% का फ़र्क है। ठीक है, लिबरल पीछे है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर बॉनी क्रॉम्बी को 1.5 साल मिल जाता इस पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने के लिए,
तो Polls होते हैं। entirely तो different। सिचुएशन डिफरेंट की बजाय मैं कहूँगा सिचुएशन उनके हक में ज़्यादा बेहतर होती। सिचुएशन अभी भी उनके हक में है। मैं इन पोल्स को कभी भी तस्लीम नहीं करता। ये पोल्स बेसिकली एक रिवर्स प्रोसेस है जिसमें पब्लिक ओपिनियन को शेप करने के लिए ये पोल्स डाले जाते इसमें हैं। 15% ओपिनियन, उनका कोई ओपिनियन नहीं है इसमें। एग्जैक्टली तो वो सारे का सारा जो ओपिनियन है वो कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट या इधर होगा या इधर होगा, और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है क्योंकि मेरे नज़दीक हेल्थ केयर सबसे इम्पॉर्टेंट मसला है इस सूबे के लिए, और यही वो मसला है जिस पर ट्रंप की नज़र भी इसी मसले पर है। ट्रंप भी इसी पे क्रिटिसाइज कर रहा पार्टी का है। मैं साइड नहीं लेता हूँ, लेकिन आज दो चीज़ें सुनने में आई हैं बानी करामी ने, जो एक तो ODSP उन्होंने कहा मैं डबल कर दूंगी, उनके जो डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो डबल कर दूंगी, और एक चीज़ उन्होंने आज अनाउंस रियल एस्टेट के हवाले से की है कि जो फर्स्ट टाइम बायर्स होंगे उनका लैंड ट्रांसफ़र टैक्स जो है वो भी वेव करवा दूंगी। जी लेकिन जो अच्छा कदम डग फोर्ड लेगा मैं उसकी भी तारीफ़ करूंगा, जो अच्छा कदम बॉनी क्रॉम्बी लेगी मैं उसकी भी तारीफ़ करूंगा। वो इसलिए कि मैं एक सिटीज़न हूँ, मुझे उसका एडवांटेज है, मुझे उसका फ़ायदा है। तो जब भी मेरे फ़ायदे के लिए या कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए या शहर के या मुल्क के फ़ायदे के लिए जो सियासतदान भी जो काम भी करेगा हम उसे अप्रिशिएट करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि मैं डग फोर्ड को वोट डाल रहा हूँ या मैं बॉनी क्रॉम्बी को वोट डाल रहा हूँ या मैं इसकी तरफ हूँ या मैं उसके मुखालिफ हूँ। ना मैं किसी की तरफ हूँ ना मैं किसी के मुखालिफ हूँ। आज की जो हमारी डिस्कशन है, देखिए नजूम रमल फॉल निकालना ये हम लोगों में से किसी को नहीं आता। सियासत तो होता ही रिस्क है, आप जीतते हैं या नहीं जीतते। ये फासला उस वक़्त होता है जब वोट्स डब्बे के अंदर चले जाते हैं और काउंट होते हैं। उससे पहले हम सब कयास आराई कर सकते हैं, होता कुछ नहीं। पॉलिटिकल पे आज बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे क्वेश्चन एक करूँगा जो कि आउट ऑफ द वे हमारे ज़रा दूर है थोड़ी सी। ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बन गए हैं, हाँ जी। तो उन्होंने जो ये टैक्स लगाया है कनाडा पे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या इसका क्या नज़रिया है आपका दोनों का? साहब ट्रंप एक इंतहाई घाघ बारादीदा जिसे कहते हैं ना, गुर्ग बारादीदा, कि वो शख्स जिसने दुनिया देख रखी है एक बिजनेसमैन है। ये बिजनेसमैन है और बिज़नेस में अनफॉर्चुनेटली उसके पास मोरालिटी की बहुत कमी है। वो मोरालिटी पर यकीन नहीं करता, वो बिज़नेस पर यकीन करता है, उसकी बॉटम लाइन प्रॉफिट है। तो वो कनाडा को भी उसी बुरी टैक्टिक्स के ज़रिए, मैक्सिको को भी उसी तरह ट्रीट कर रहा है, यूरोपियन यूनियन को भी, इंग्लैंड को भी, सभी के साथ वो यही एक पॉलिसी कर रहा है कि मैं बुली करूँगा, मैं तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके दीवार के साथ लगा दूंगा ताकि तुम कोई बात करने की पोजीशन में ना रहो और तुम कहो खुदा के लिए हम पे रहम खाओ। वो तो यहाँ तक आ गया कि 51st स्टेट बनाना चाहता है कनाडा को, और मिडल ईस्ट जो है उनको भी ख़रीदना चाहता है। आप देखिए कि मैं बता रहा हूँ उसके पास उस इखलाकी और किरदार के उस मेयार की कमी है, क्योंकि जो बिज़नेस वो कर रहा है उसमें वो इखलाक और किरदार कोई मानी नहीं रखता। अब ये पूछूँगा कि जो इसकी रियलिटी है इसका रिएक्ट क्या करना चाहिए? इसका रिस्पांस हमारे दोनों लीडरों ने, फेडरल लेवल पे जस्टिन ट्रूडो ने और प्रोविंशियल लेवल पे डग फोर्ड ने बहुत मुनासिब दिया है। मैं दोनों के रिस्पांस की कंप्लीट सपोर्ट करता हूँ। मिसिसागा में, क्योंकि हम मिसिसागा में रहते हैं काफ़ी अरसे से, तो इसकी डिस्कशन में कौन कौन सी राइडिंग्स है, क्या क्या उम्मीद रखते हैं? किस किस्म की उम्मीद भट्टी साहब? जीतने की, खासकर पाकिस्तानी जो। मैंने आपसे पहले कहा था कि रमल नजूम फाल निकालना बहुत मुश्किल काम है, बाकी सब कयास आराइयाँ हैं। मैं ये बता सकता हूँ कि किस पार्टी, और हाँ ये भी जहन में रखिए कि अशखास यहाँ पे सियासत नहीं जीतते, यहाँ पे पार्टी जीतती है। तो पार्टी जो इस वक्त लोग कह रहे हैं कि एक लहर होती है जी एक पार्टी की, तो इस वक्त जो कह रहे हैं कि लहर जो है वो लिबरल की नहीं है, क्या आप सही समझते हैं ये? देखिए, एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि लिबरल की लहर नहीं है, दूसरे लोग कह रहे हैं पीसी की लहर नहीं है, तीसरे कह रहे हैं एनडीपी की लहर है। मैंने दोबारा आपसे यही कहूँगा कि फैसला तो बैलेट बॉक्स पे होगा जाके, तब पता चलेगा कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा। और ये सिचुएशन बहुत फ्लूइड है इस वक्त सॉलिडिफाई कुछ चीज़ नहीं है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि वो जीत जाएगा या वो हार जाएगा आज के दिन। मेरे सुनने में और देखने में ये आ रहा है कि आप पॉलिटिकल आंसर सब दे रहे हैं। मैं पॉलिटिकल आंसर्स दे रहे हैं, आप दे रहा हूँ? नहीं, मेरा आंसर तो रियलिस्टिक आंसर है ना, कि देखें अगर आप मुझसे ये कहें कि क्या बॉनी क्रॉम्बी जीत जाएगी या क्या डग फोर्ड जीत जाएगा, तो मैं ये नहीं बता सकता आपको। ये तो बता सकते हैं कि कौन सी पार्टी इस वक्त बेहतर काम कर रही है कम्युनिटी के लिए। देखिए, जो पार्टी इक़्तिदार में होती है वो बेहतर काम कर रही होती है, उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, उसके पास लोग होते हैं, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके पास पैसे होते हैं, वो चेक साइन कर सकते हैं, वो बेहतर काम कर रहे हैं। जो भी इक़्तिदार में है वो बेहतर तो काम कर रहे हैं। आपका कहने का मकसद इस वक्त डग फोर्ड साहब सही काम कर रहे हैं? मैंने आपको ये नहीं कहा कि डग फोर्ड साहब सही काम कर रहे हैं, मैंने कहा जो भी पार्टी
होती है इक़्तिदार में, उसके पास रिसोर्सेज होते लेकिन हैं ना। इस वक्त हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है दोबारा फिर इलेक्ट करने का, तो उसका ओपिनियन क्या होगा? उसका ओपिनियन ये है कि ऑप्शन एक बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपको पिक्चर की दूसरी साइड देखने का एक मौका मिलता है। आप देख सकते हैं कि अच्छा ये शख्स एक अच्छा काम कर रहा है, मगर हो सकता है ये शख्स इससे बेहतर काम कर रहा हो, इसका आइडिया देखते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा मलिक साहब इसका जवाब दे, बहुत देर से मलिक साहब ने जवाब नहीं दिया। मैं आगा जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने मंशूर की बड़ी अच्छी बड़ी सब बात की, मैं डायरेक्ट जवाब दूंगा आपको। अब मुझे पता है आपसे डायरेक्ट मिलेगा, लेकिन नहीं इनसे ज़रा आगा जी ने समझ आ रहा है। बहुत मुनासिब जवाब दिए और डायरेक्ट भी दिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आगा जी ने जो मंशूर की बात की ना, आपने एक सवाल किया था कि कौन कौन पाकिस्तानी जीतेगा। देखिए ये जो इलेक्शन है ना, इसमें पब्लिक इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं, और ऊपर से ठंड बेताश है, सर्दी है। इसमें तो जो मंशूर पे कायल करके अगर को पाकिस्तानी अपनी कम्युनिटी से मुराद है कि उसका वो जो राइडिंग है उसकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा। वोट निकाल लेगा, एडवांस पोलिंग में वोट दिलवा देगा, वही कामयाब होगा। खा वो शरीफ सवाबी हो या कैसर डार हो, खा वो समीरा मलक हो या नतालिया हो, मदर शफीक हो या मार्टन हो, कोई भी हो, मंशूर को लोगों को कायल करेंगे, उनको निकाल के वोट दिलवाएंगे तो कामयाब होंगे। लेकिन हेल्थ केयर पे मैं बॉनी क्रॉम्बी की सपोर्ट करता हूँ, जो स्टैंड उन्होंने हेल्थ केयर का में प्रॉब्लम लिया है। बहुत ज़्यादा है इस वक्त, और उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। बिल्कुल मद्देनजर रखना चाहिए। हेल्थ केयर एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे हम नेगोशिएट मिलियंस लोग हैं जो ओंटारियो में हैं, जी हाँ। जिनके पास के हेल्थ केयर डॉक्टर नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और मैं इसीलिए बॉनी क्रॉम्बी की इस बात पे 100% हिमायत करता हूँ हेल्थ केयर के मामले में। आपका दोनों का ओपिनियन क्या है कि डॉक्टर जो बाहर से आ रहे हैं, जो मिडल ईस्ट से या कहीं दूसरे मुल्क से आते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि उनको डॉक्टर क्रिएट किया जाए ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो? भट्टी साहब ये भी एक अच्छा सवाल है और रेलेवेंट है, बिल्कुल होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, बल्कि आप जिसको भी वोट देने जा रहे हैं उनको कहें। एजुकेशन के लिहाज से एमडी जो है वो एमडी है जी बिल्कुल, चाहे वो दुनिया में कहीं भी 100%, रहता हो। 100%। डॉक्टर इज ए डॉक्टर। हाँ, दूसरे आप यहाँ पे एक छोटा सा उनका एग्ज़ाम रख लीजिए, आप देख लीजिए कि हमारे लेवल पे वो पूरे उतरते हैं नहीं उतरते, लेकिन कैनेडियन लेवल पे जो पूरा उतरता हो उसे मौका मिलना चाहिए कि वो कनाडा में आए और कनाडा में काम करे और एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करे। अच्छा। आप अपने उम्मीदवार से, मैं माजरत चाहता हूँ, आप अपने उम्मीदवार से जिसको भी वोट देने जा रहे हैं ज़रूर कहिए कि डॉक्टरों के बारे में ज़रूर आवाज़ उठाएं। एक डिफरेंट ओपिनियन भी है इनका कि डिफरेंट प्रोविंस में चले जाएं, ब्रिटिश कोलंबिया या सस्कैचुअन चले जाए, वहाँ पे कुछ लिमिट्स डिफरेंट हैं, यहाँ पे कुछ डिफरेंट हैं। बट साहब मैं इसका थोड़ा सा जवाब दूंगा कि बॉनी क्रॉम्बी का जो हेल्थ केयर प्रोग्राम है ना, इट्स मच बेटर दैन डक फूड प्लान। ठीक, देखिए छोटा सा फ़र्क है, क्योंकि मैं हेल्थ केयर में थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट भी है और मैं काम भी करता हूँ, थोड़ा सा उसमें मैं जो बाहर से जो डॉक्टर आ रहे हैं उनको इम्तिहान पास करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही। असल मुश्किल ये पेश आ रही है कि उनको रेजिडेंसी नहीं मिल रही। अगर डकफोर्ड गवर्नमेंट चाहे तो ये भी हो सकता है कि रेजिडेंसी जो है वो बड़े अस्पतालों में, अगर वो प्राइवेट क्लिनिक पे एक लिमिट लगा दें कि जी आपने अगर डिग्री के बाद 3 साल आपने किसी बड़े प्राइवेट क्लिनिक पे काम करना है और उसके बाद फिर आपको डिग्री देंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है मसला बड़ी हद तक हल हो जाएगा। असल बहुत से मैं ऐसे पाकिस्तानी ख़वातीन को, बंदों को जानता हूँ जिन्होंने एग्ज़ाम पास किए लेकिन रेजिडेंसी नहीं मिल रही, वो आखिर घर बैठ गए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं है। बहुत सारे लोग यूरोप से डॉक्टर बन के आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है अमेरिका से बन के आ रहे हैं, सिर्फ एक रेजिडेंसी की प्रॉब्लम। और बॉनी क्रॉम्बी ने जो ये कह रही हैं कि मैं हर बंदे को डॉक्टर प्रोवाइड करूँगी, उनके ज़हन में भी ये है कि रेजिडेंसी की शराइत थोड़ी सी नरम की जाए और उनको को बाद होता है कि वॉलंटरी बेस पे भी कहेंगे कि अच्छा जी हम आपको पूरी तनख्वाह तो नहीं दे सकते, आप हाफ ले लें, 1/4 ले लें, या वॉलंटरीली आप रेजिडेंसी। हाँ, आप इंटर्नशिप कर दीजिए रेजिडेंसी की। बिल्कुल वो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। वही जब मिडल ईस्ट से डॉक्टर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हमारे इलाके में वहाँ पे हैं, तो वो भी डॉक्टर हैं इस वक्त। लेकिन जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर इज़ अ डॉक्टर, थोड़ा सा वो डॉक्टर को, चूँकि हमारे यहाँ ज़रा इंश्योरेंस के और उसूल व ज़वाबित में थोड़ा फ़र्क है। कनाडा में ज़रा हमारे ज़्यादा सख्ती है इन चीज़ों की, हम ज़्यादा सख्ती से फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को, क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी का बहुत मसला क्रिएट हो सकता है और इंसानी जान एक बहुत कीमती जान है।
हम एक इंसानी जान को कनाडा लाने में हज़ारों डॉलर्स खर्च करते हैं उसको इमिग्रेशन कराने के लिए। जब एक वो इंसानी जान यहाँ पे आ जाती है तो उसका ज़ाया होना हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत रखता है, इसलिए हम महफूज रखते हैं। एक चीज़ तो ये यहाँ पे हॉस्पिटल्स का वेटिंग लिस्ट बहुत लंबा है, जिस वक्त मर्जी चले जाएँ, इसलिए लोग ज़्यादा जाते नहीं, वॉक इन क्लिनिक चले जाते हैं या फिर इग्नोर करते हैं उस चीज़ को कि चलो हम ठीक हो जाएंगे खुद से। और दूसरी बात जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है कि वो पर्सनल उसमें ऑप्शन ये भी है कि जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी अपॉइंटमेंट आपको 6 महीने से 1 साल या 1.5 साल से भी ज़्यादा मिलती है। वो आदमी क्या करेगा उसमें? आपने दो बातें अब उनसे बातें करें ना, डॉक्टर से जाके बोलें कि भाई मेरी अपॉइंटमेंट का आपने डेट दी 8 नहीं, आपका सवाल मैं वो कह रहे हैं जी आप हॉस्पिटल चले जाएँ, आपको वो चेकअप करेंगे, स्पेशली भी देख लेगा। मैं आपका सवाल समझ गया, लेकिन उसका जो पहला हिस्सा है ना, उसका जवाब बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी तकलीफ़ क्या है। अगर आप हार्ट सफ़र कर रहे हैं तो आप जाइए क्रेडिट वैली हॉस्पिटल में, आज एंटर होइए। नहीं, किसी हॉस्पिटल में चले जाए, अगर आप हार्ट का बोले वो तो फ़ौरन आपको तो आपकी सीरियसनेस पे डिपेंड करता है। अगर मैं स्टमक एक लेकर जाता हूँ या एक डायग्नोसिस के पहले किसी चीज़ के मैं जा रहा हूँ अस्पताल में और मैं वॉक इन हो रहा हूँ इमरजेंसी में, तो ऑब्वियसली हमारे शहरों की आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हर शख्स अगर मिसिसागा में आ रहा है तो क्रेडिट वैली हॉस्पिटल पे और ट्रिलियम पे तो ज़ोर तो पड़ना है। मुझे तजुर्बा है, मैं एक और छोटे गांव के अस्पताल में रात को 3 बजे गया, तबीयत ख़राब हुई, खड़े खड़े अटेंड किया गया था क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है, हॉस्पिटल है, फैसिलिटीज़ हैं। अब हमारे लोग अगर जाना नहीं चाहते इनिसफिल रहने के लिए, हमारे लोग अगर जाना नहीं चाहते कि वो जाके वाबिशीन में रहें या पेंटेंगुइशीन में रहें, जहाँ पे हॉस्पिटल में अगर आप अभी एंटर हो गए तो 5 मिनट के अंदर आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करना है और वही बात तो बॉनी क्रॉम्बी कर रही हैं, इसी बात पे तो मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि हम अस्पतालों के बारे में हमें समझना पड़ेगा कि एक सिस्टम है। मैं वॉक इन क्लिनिक ही जाऊँगा, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इमरजेंसी में जाऊँ? मैं क्यों ना वॉक इन क्लिनिक में जाऊँ अनलेस ये कोई रियल इमरजेंसी हो, और मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं डिसाइड कर सकूँ कि ये इमरजेंसी है या नहीं है। मुझे नहीं पता मुझे हार्ट अटैक हो रहा है या सर में दर्द है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे डॉक्टर को तो ये पता है ना। तो मैं पहले अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाता हूँ जिसके पास हिस्ट्री है, वो रेफ़र करता है। और जहाँ तक अगेन स्पेशलिस्ट की बात है, हार्ट की प्रॉब्लम है, 3 दिन के अंदर आपको कॉल आ जाएगी। बिल्कुल, हार्ट नहीं, हॉस्पिटल चले जाएं आप, हार्ट की प्रॉब्लम बोल रहे हैं वो तो फ़ौरन आपको बिल्कुल डॉक्टर देखता है उसकी। और मैं अपने ज़ाती तजुर्बे की बात कर रहा हूँ, हमारी नर्सेज, आप यकीन जानिए मैंने कल परसों ही किसी जगह पे एक कमेंट दिया था सोशल मीडिया पे कि मैं 3 दफ़ा मुझे इत्तफाक हुआ है यहाँ पे कनाडा में मिसिसागा में अस्पताल जाने का। नर्सों ने हमें इस तरह से ट्रीट किया था जैसे कि मैं घर दामाद हूँ, इस तरह इतने अच्छे तरीके से ट्रीट किया था, बहुत नॉलेजेबल, नो डाउट, बहुत हमदर्दी। ट्रीटमेंट तो नो डाउट। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम अगर इसको हम प्रॉपरली एक्सपैंड कर लें और कवरेज को ठीक कर लें, जो कि लिबरल करना चाह रहे हैं, तो ये दुनिया के बेहतरीन सिस्टम्स में से एक है। ये वो वक्त है जब नेशनल हेल्थ सर्विस जो इंग्लैंड की है वो कोलैप्स कर रही है। जो अमेरिका में आपको पता है कि अगर आप टमी की किसी इशू की वजह से, मैदे की प्रॉब्लम की वजह से आप किसी अस्पताल में चले जाते हैं और इंश्योरेंस नहीं है, तो आपसे वो पेमेंट पहले लेते हैं और उसके बाद आपको एडमिट करते हैं। कनाडा में आप जाइए किसी अस्पताल में, ज़िंदगी बचाते हैं, उसके बाद फिर हमारे इंसानी ज़िंदगी को अहमियत दी जाती है और इसलिए हेल्थ केयर ज़रूरी है। पर अगर आपके पास पैसे नहीं है अमेरिका में दिखाने के लिए तो वो ट्रीट भी नहीं करेंगे, आपको ट्रीट नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ट्रीट नहीं करेंगे। और ये मेरा ज़ाती तजुर्बा तो नहीं है, मगर मैं उन लोगों को जानता हूँ जिनका ये ज़ाती तजुर्बा है। मेरी अपनी 3 भतीजियाँ इस वक्त अमेरिका में, बॉस्टन में, रोड आइलैंड में और कनेटिकट में डॉक्टर्स हैं, उनमें से एक इमरजेंसी की इंचार्ज है। तो मुझे तो एक्सपीरियंसेस पता है ना कि क्या हो रहा है वहाँ पे। यहाँ हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ और सारी दुनिया के लिए रश्क का बायस है। लेकिन फैमिलीज़ को चाहिए, बिल्कुल चाहिए, फैमिली डॉक्टर बहुत ज़रूरी है। वो अस्पतालों से रश को कम करेगा। और जो आपने तजवीज़ दी, जैसे मलिक साहब कह रहे हैं कि एजेंडा में ये शामिल है लिबरल्स के कि भाई इसको लाना चाहिए। लेकिन फोर्ड साहब जो कि इलेक्टेड हैं लास्ट मेरा कुछ सालों से, आपने कुछ देखा इनको कि डॉक्टर्स का कुछ काम किया है इन्होंने? किन्होंने? डग फोर्ड साहब ने। देखिए, काम डग फोर्ड साहब के करने का नहीं है। अगेन मैं उस बात पे आ जाता हूँ कि पार्टी के मंशूर की क्या बात है। अगर पार्टी के मंशूर में वो चीज़ शामिल है तो सारी पब्लिक कर रही है कि हमें डॉक्टर चाहिए, तो इस पर गौर तो करना चाहिए ना। बिल्कुल करना चाहिए, और मंशूर में अगर नहीं है तो शामिल करना चाहिए। यही तो बात कह रहे हैं हम। इससे पहले कि मैं आपसे पूछूँ, आप फाइनल में मुझे बताएंगे अर्शद साहब के इस वक्त अगर डिसाइड किया जाए वोट, तो क्या
आप पॉलिटिकल आंसर करेंगे कि सही बताएंगे कि क्या? देखिए, पॉलिटिकल आंसर या सही आंसर कुछ नहीं चलो मुझे ये बताएं कि जो फोर्ड साहब ने कहा है कि वो अंडरपाथ बनाएंगे हाईवे का, $55 बिलियन मेरा ख्याल लगेगा उसमें। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अहमकाना किस्म का प्रोजेक्ट है। अब 407 को प्राइवेटाइज कर दो ना यार, उससे कम पैसों में प्राइवेटाइज हो जाएगी, ताकि उसको पब्लिक कर दो, प्राइवेटाइज कर दो, उसको पब्लिक कर दो, उस पर से टोल टैक्स ख़त्म कर दो। क्या ज़रूरत है ये बेकार में इतना खर्चे करने की और टनल्स बनाने की? कुछ चांद पर तो नहीं जाना है ना यार, ये समंदर के नीचे से तो नहीं गुजरना। 407 एग्जिस्ट करती है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाएं, एक एग्जिट से दूसरे एग्जिट तक 15, 20, 25, 30, 40 रुपये तो आपके वैसे ही लग जाते हैं। और कोई चीज़ आप देखते हैं कि जो इस वक्त इशू है, ये प्रॉब्लम है, को सॉल्व करेंगे ये दोनों में से कोई एक आके? हेल्थ केयर मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इशू है और उससे सबकी प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी के टेलीविज़न स्टेशन पे बैठे हैं आपके साथ, तो मैं कम्युनिटी से ये दरख्वास्त करूँगा कि भाई सेल्फियाँ खिंचवाने की बजाय अगर कोई मिनिस्टर आपके पास आता है, अगर आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो उससे वो सवाल करें जैसे भट्टी साहब कर रहे हैं। सीधे सीधे सवाल करें कि आपने किया क्या है और क्या करेंगे, उसकी बेसिस पे वोट दीजिए। ये कम्युनिटी का मौसन और कम्युनिटी के टाइकून्स कुछ ही चीज़ नहीं होते। आदमी वो है जो आपके लिए काम करे। जी मैं बिल्कुल आज आपको हमने रोका हुआ है। नहीं, मैं आगा जी की जो मैंने कहना था वो आगा जी कह रही हैं, और ऑनेस्टली मैं बिल्कुल अपने दिल से बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं आगा जी की बातों को बिल्कुल सेकंड करता हूँ, और एक रिक्वेस्ट ये भी करता हूँ कि वोटिंग वाले दिन घर से निकलें और वोट डालें। हमारी इज़्ज़त क्यों दिन ब दिन पाकिस्तानी कम्युनिटी की कम होती जा रही, जो कि आगा जी ने बिल्कुल सही कहा कि कम्युनिटी के टीवी पे बैठे हैं तो बात कर सकते हैं, इसलिए कम होती जा रही है कि हर सियासतदान को पता है कि ना तो यार इन्होंने वोट डालना है, ना इन्होंने को कंट्रीब्यूशन पैसे के हिसाब से फंड रेजिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना, इन्होंने टिकटों के पीछे फिरना है, इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप घरों में बैठने की बजाय वोट डालें। हमारी रेशो जो है वो पिछले इलेक्शन में सिर्फ 20% थी भट्टी साहब, 20% ऑफ द कम्युनिटी। अंदाज़ा लगाएं। हम ये करते ये हैं कि मैं आगा जी को फ़ोन करूँगा, आगा जी वोट पा लिया जे, मैं नहीं यार मैं तो चाह पी रहा था, अच्छा तैयार हो जाओ मैं आ रही, ठीक है। अब मैंने अपनी बेगम बच्चों को छोड़ा। आपको मैं इंटरप्ट करता हूँ। एक मैं खुद ही बोलता हूँ, एक हम लोगों में ये बहुत ज़्यादा है कि हम बातें बहुत करते हैं, वोट जब डालना हो ये काम करना तो उसके वो नहीं होता। वही मैं कह रहा हूँ, बाद में कंप्लेन भी करते हैं कि ये हार गया, ये जीत गया। वही मैं कह रहा हूँ ना कि मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, आगा जी को मैंने घर से निकाला, इन्होंने भी अपने बेगम बच्चों को छोड़ा, 5-7 वोट इनके घर पे भी है, 5-7 मेरे भी। हम दोनों आराम से गए, हमने कहा रश पड़ा है, वो छो आगा जी आओ चलिए मॉडल काफ़ी भी लिए जाके। ये हमारी बात है। लेकिन दो चीज़ें बाद में जो हार गया या जीत गया उसकी कंप्लेन भी करनी है। बड़ी साहब दो चीज़ें कहूँगा। एक चीज़, जो भी आपके पास आए कैंडिडेट उससे सवाल करें कि तुम्हें वोट क्यों दूँ, क्या किया तुमने, क्या करोगे, क्या किया है। दूसरी चीज़, जब वो बन जाए उसका मुआखजा कीजिए, उससे पूछिए तुमने क्या किया, होल्ड हिम अकाउंटेबल। दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एक तो पूछो कि आपकी पार्टी को वोट क्यों डालें, जी बिल्कुल, और दूसरा कि आपको वोट क्यों डालें हम। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। लेकिन मैंने कुछ अप्रोच किए लोगों को डिफरेंट पार्टी से, कई लोगों ने तो इनकार कर दिया कि हम नहीं आ सकते, कि अलाउड नहीं है। तो उनसे क्या पूछेंगे फिर, हम लोग क्या जानना चाहते हैं। फिर इसलिए आपको दरख्वास्त दी कि आप आएँ। जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपके दरवाजे पे आ रहा है ना, उससे पूछें, क्योंकि उसे वोट चाहिए। मैं टेलीविज़न शो की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आपके दरवाजे पे आ रहा है। वो जिसको आप $50 का डिनर का टिकट खरीद के जाके सेल्फी खिंचवा रहे हैं जिसके साथ, उससे पूछिए कि तुम कौन हो, तुमने आज तक क्या किया है, तुम्हारा तजुर्बा क्या है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तुम क्या करोगे, क्या कर सकते हो, तुम्हें क्या करने की इजाज़त है। दूसरा खरीद रशीद नहीं चाहिए आपको। बहुत अच्छा। जी सर। जी बिल्कुल, मैं इसी तरह आगा जी की बातों की तायद करता हूँ कि सवाल करें, और सवाल मंशूर के मुताबिक करें। हेल्थ केयर के बारे में सवाल करें जी। हमारा अमूमन सवाल, एक छोटा सा मादरत के साथ कहूँगा कि हमारी कम्युनिटी को सिवाय इमिग्रेशन के अलावा कोई और चीज़ है ही नहीं। मेरे वाले साहब ने बुला लो, मेरे बहन ने बुला लो, मेरे भाई ने बुला लो, वो एक अलहदा मसला है भाई, वो एक सिटीजनशिप का मसला है। आप जो इधर रह रहे हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन है, आपके बच्चों के मसाइल हैं, आपके ट्रैफिक के मसाइल हैं, आपके कन्वेंस के मसाइल हैं, ये उनसे पूछें कि अस्पताल कितने बनवाए। शरीफ साहब अभी से पूछें कि मिस्टर साहब अपने एरिया में कितने अस्पताल बनवाए हैं। कैसेटदार से पूछें कि कितने बनवाओगे। मदर भाई से पूछें, फलाने से पूछें, ये सारे इनसे सवाल पूछें। ये नहीं कि मैं उम्मीद लगा के बैठे यार कैसेटदार MP भी बन गया ना
तो मेरे वाले साहब का वीज़ा रुकया है तो लग जाएगा। ये तो कैसेडर का काम ही नहीं है सर। ये उनका काम तो कानून साजी है भाई, उन्होंने कानून बनाना है। आप उससे ये पूछें क्या कानून बनाओगे, कैसे बनाओगे, रेलेवेंट सवाल कीजिए जो समझ में है, और उसके बाद उनकी अकाउंटेबिलिटी कीजिए। जब वो बन जाए ना, अकाउंटेबिलिटी कीजिए। ये पाकिस्तान नहीं है यहाँ पे 6 MNA जो 6 मुसल्ला गार्ड्स क्लाशनकोफ लेके चल रहे हैं, आप MNA से बात ही नहीं कर सकते सायरन लगी हुई गाड़ी पे। यहाँ तो MNA बेचारा खुद टैक्सी लेके आपसे मिलने के लिए आएगा, पूछें उससे। सही बात है। आखिर में सर आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे जो देखने वाले हैं, अगर आप इनको कोई पैगाम देना चाहें पॉलिटिकल या वैसे अपने दिल से कोई, तो क्या होगा? सर जी मेरा तो सिर्फ एक पैगाम सिर्फ वही वोट डालने वाला है। दूसरा ये है कि आप शख्सियात की बजाय ना मंशूर पढ़ें कि NDP क्या कहती है, लिबरल क्या कहती है और PC क्या कहती है। उसका जो आपके दरवाजे पे आता है ब्रोशर पॉलिटिकल आता है, उन तीनों को इकट्ठा करें। तीनों पार्टियाँ यकीनन भेज रही हैं। जो प्रोग्राम आपको फिट आता है, जो आपका पसंदीदा कैंडिडेट है, कैंडिडेट में ये ना देखें कि यार ये मेरी कम्युनिटी का तो इसको सपोर्ट करनी है, या ये मेरी कम्युनिटी का नहीं है तो मैंने इसको सपोर्ट नहीं करनी। आप अच्छे बंदे को सपोर्ट करें। आगा जी जैसे और मेरे जैसे जो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, हमारे लिए बात बड़ी मुश्किल पेश आ जाती है कि यार एक अच्छा बंदा खड़ा हुआ है और एक पाकिस्तानी आके कहता है कि यार मुझे वोट दो, और मुझे पता है कि 250 से ज़्यादा इसको वोट नहीं पड़ने, तो ये बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त ये है, वोट ज़ाया ना करें, मंशूर पढ़ें जिस तरह आगा जी ने कहा, और मंशूर पढ़ के जो आपको सूट करता है अपने कैंडिडेट को वोट दें, मगर वोट ज़रूर दें। एक बात अपनी कम्युनिटी में ज़्यादा है कि जब इमिग्रेशन की बात आती है तो लिबरल को फ़ौरन कहते हैं कि हाँ ये लिबरल सही है इमिग्रेशन के लिए, लेकिन उनके अपने मंशूर जो पार्टीज़ के होते हैं, एक ब्लैक एंड वाइट, तो उनको चेंज नहीं कर सकते हम। बट ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट अगर बात करते हैं तो जब PC वाले कंजर्वेटिव आए हैं तो इमिग्रेशन ज़्यादा हुई। ये अजीब फैक्ट है कि हमें डराया ये जाता है कि तुम्हारा पासपोर्ट तो बता जाएगा, कंजर्वेटिव तो वोट ना पाना। मैंने शुरू में प्रोग्राम के कहा था कि लिबरल में और कंजर्वेटिव में फ़र्क कोई नहीं है, एक ही पार्टी है, कोई फ़र्क नहीं है। थ्योरेटिकली अगर आप देखें तो बीच में कोई फ़र्क नहीं, सिवाय 2-4 चीज़ों के। वो हेल्थ केयर कहते हैं, वो हाईवे बनाते हैं। ये प्राइवेट, कंजर्वेटिव हमेशा प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, लिबरल हमेशा मज़ीद फैसिलिटीज़ देने की तरफ जाएंगे, ये जहन में रखिए। दूसरी एक और चीज़ जो मेरे जहन में आई कि नॉन प्रॉफिट हाउसिंग की ज़रूरत है हर सिटी में, उसका थोड़ा सा आप बताएंगे? लोग असल में हाउसिंग को कंफ्यूज करते हैं रेजिडेंशियल मार्केट के साथ। देखिए, घर ख़रीदना और बेचना एक अलहदा चीज़ है, अफोर्डेबल हाउसिंग एक अलहदा चीज़ है। अफोर्डेबल हाउसिंग गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। घरों का ख़रीदना बेचना, उनकी कीमतों का चढ़ना उतरना, इससे गवर्नमेंट की कोई ताल्लुक़ नहीं, ये एक मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है। अफोर्डेबल हाउसिंग अगर ये कहती है कि मुझे डाउनटाउन मिसिसागा सिटी सेंटर ड्राइव पे बनाकर दो 6 मंजिला बिल्डिंग, तो वो गलत है। उसको ऐसी जगह पे बनाओगे जहाँ पे उनका एक सेंटर प्रॉपर तरीके से बन सके। और अमेरिका में तजुर्बे ने साबित किया है कि जहाँ पे भी अफोर्डेबल हाउसिंग आप लेकर आए हैं रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर, वहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग के लोगों की सिचुएशन बेहतर हुई है, पहले रहने वालों की सिचुएशन ख़राब नहीं हुई। ये एक फैक्ट है। तो हमें अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए, मगर वो एक अलहदा कॉन्सेप्ट है। लोग उससे, ये जो बाज़ार चल रहा है ना ख़रीदने बेचने वाला, उससे कंफ्यूज करते हैं। ओ जी हाउसिंग गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं, हाउसिंग गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है। अफोर्डेबल हाउसिंग उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है, वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। बाकी घरों का बनाना, ख़रीदना, बेचना ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है। तो एक बिज़नेस है, आपने आज घर लिया, आपने कल बेचा, ये तो आपका बिज़नेस है। प्रॉफिट आपने अपनी जेब में डालना है, नुकसान आपका होगा, गवर्नमेंट का इससे क्या ताल्लुक़ है? ये तो एक बिज़नेस है। अफोर्डेबल हाउसिंग यस। अर्शद भाई, हमारे देखने वाले ने आपको सुना, बहुत शुक्रिया आपका। आखिर में पैगाम आप क्या देंगे, बताइए? मेरा पैगाम बहुत सादा सा है कि वोट आपके पास एक मुल्क और मिल्लत की, कौम की अमानत है। इसे ज़ाया मत कीजिए, ज़रूर डालिए, क्योंकि जो शख्स वोट नहीं डालता उसे कल गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी पे एतराज़ करने का कोई हक नहीं है। हाँ, वोट डालिए, आपको हक मिलेगा। कल को आप अकाउंटेबल रखेंगे लोगों को और उनसे सवाल कर सकेंगे। और हम कनाडा को और प्रोविंस ऑफ ओंटारियो को एक मिसाली सूबा और एक मिसाली मुल्क बना सकते हैं अपना वोट सही तरीके से डाल के। तो वोट ज़रूर डालिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, अकाउंटेबिलिटी रखिए। बहुत शुक्रिया अर्शद साहब, आपका बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ लाने का। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने जो मैं कर सकता था कि आपके लिए किया, आपने सुनी, बातें सुनी हैं। अब आपका डिसीजन अपना खुद है। जैसे उन्होंने कहा कि आप पार्टी के अमेंडेड पूरे पढ़िए, सुनिए, जो आपके दरवाजे पे आ रहा है उससे क्वेश्चन करें, जो आपकी
प्रॉब्लम्स हैं या आप समझते हैं कि प्रॉब्लम आपके लिए, कम्युनिटी के लिए, डॉक्टर्स की प्रॉब्लम है या एजुकेशन की है, उनसे सवाल करें कि क्या वो फ्यूचर में ये सही कर सकते हैं, कि या इनको टेबल पे ले सकते हैं, ये बात कर सकते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब अली शाह साहब का भी स्टूडियो में, आपका भी, और प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, मुस्कुराते रहें और अपनी मुस्कुराहटें दूसरों में बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।